एक परिवार का इकलौता बेटा जो अपने परिवार के लिए कमाने के लिए बाहर जाता है और वहीं पर उसे डस जाता है एक कोबरा सांप। जब वो अंतिम सांसें ले रहा था तब वो अपनी पत्नी को लिखता है एक ऐसा लेटर जिसको अगर आप सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर की, लेकिन ये पूरी जहाँ पर होती है वो होती है मुंबई से 70 किलोमीटर दूर। एक बंगला था जो कि पुणे में पड़ता था। वहाँ पर था एक डॉक्टर साहिबा का जिसकी कहानी आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना जिसको आप सुनकर कुछ ऐसा महसूस करोगे कि आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा। इस कहानी में एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम होता है विष्णु और जिसकी पत्नी का नाम होता है सुमन। दोनों की नई नई शादी हुई है और नई नई शादी के बाद अब दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना जीना उन्हें बहुत कठिन लगता था। लेकिन परिवार गरीबी से जूझ रहा था। उस लड़के को काम करने के लिए बाहर जाना था। उसकी पत्नी बार बार कहती है कि मैं नमक से रोटी खाकर काम चला लूँगी, लेकिन तुम मेरे पास ही रहो, यहीं पर कोई काम कर लो, तुम बाहर मत जाओ। हो सकता है, मुझे भी लग रहा है कि मैं शायद माँ बनने वाली हूँ और तुम चले जाओगे तो मैं इन हालात में कैसे रहूँगी। तभी यहाँ पर विष्णु कहता है कि मेरी तुम्हारी शादी हो चुकी है और एक नया मेहमान भी घर में आने वाला है, घर के खर्चे बढ़ चुके हैं, तो मुझे कमाना तो पड़ेगा और उसके लिए मुझे बाहर भी जाना पड़ेगा। इन बातों को कहते हुए और कहता है कि मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना, मेरे बाद अब एक तुम ही सहारा हो, जब मैं बाहर रहूँगा तो तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखना। और इन शब्दों के साथ वो वहाँ से चला जाता है। पत्नी रोती रहती है लेकिन अपने आंसुओं को रोककर अपने पति को विदा करती है। माँ भी चाहती है कि उसका बेटा यहीं पर काम कर ले, लेकिन हालात से वो मजबूर थे। उस विष्णु को जाना पड़ा और वो चला जाता है मुंबई शहर। मुंबई शहर में जाता है तो उनका जो काम था वो था घरों पर पेंट करने का काम। तभी उन पर एक बड़ा ठेका आता है, यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट आता है कि एक बंगले पर उन्हें पेंटिंग करनी है, पेंट करना है, और वो मुंबई से करीबन 70 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर यानी कि वो पुणे में है। और उस बंगले वो एक भावना डॉक्टर है जिनका वो बंगला है, वो उस पर हफ्ते में एक ही बार जाती हैं, 1-2 दिन वहाँ पर रहती हैं और फिर वहाँ से आ जाती हैं। उसकी रिपेयरिंग करना था। टीम पूरी उनकी चली जाती है वहाँ पर और वहाँ पर जाकर वो काम करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर जब जाते थे तो या तो पैदल चलना पड़ता था 3 से 4 घंटे, और या फिर किसी गाड़ी से। गाड़ी वहाँ पर और किसी की नहीं जाती थी, अपनी प्राइवेट गाड़ी ले जा सकते थे। तो उस दिन डॉक्टर साहिबा की गाड़ी से उनको वहाँ छोड़ दिया गया और वहाँ पर वो लोग पुताई का काम कर रहे थे। लगातार कम से कम 10 दिन उनको हो चुके थे। तभी जब विष्णु एक पेंट का डिब्बा लेने के लिए जाता है तो उसी के नीचे से एक कोबरा सांप आकर उसे डस लेता है। जैसे ही कोबरा सांप उसे डसता है तो वहाँ पर एक माली रहता था और एक वो रहता था, यानी कि रसोइया। वो 2 लोग रहते थे। बाकी उनकी जो पेंट कर रहे थे उनकी टीम थी, वो सभी उसके चारों तरफ आ जाते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। लेकिन वो सभी हालात के साथ मजबूर थे। वो कहते हैं कि तुम्हें हम कैसे ले जाए, अगर लेकर भी जाएंगे तो सांप का जहर इतना पहुंच चुका होगा कि हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और वो उसके आसपास ही बैठे हुए थे। अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी वो वहाँ के माली से कहता है कि साहब, मुझे एक पेन पेपर दे दो, मैं अपनी पत्नी को संदेश लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये सन 98 की थी, यानी 1998 की ये बात है। उस समय फ़ोन ज़्यादा नहीं रहते थे, सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन होते थे जिनसे फ़ोन किया जाता था, या फिर लेटर लिखे जाते थे, यानी पत्र लिखे जाते थे। तभी उसको पेन पेपर दे दिया जाता है और जो उस पेन पेपर में वो लिखता है उसे पढ़कर आंखों से आंसू टपकने लगते हैं डॉक्टर साहिबा के। वो उसमें लिखता है कि पापा, मम्मी, आपने मुझे बहुत बोला कि मैं यहीं पे काम कर लूँ, लेकिन मैं यहाँ पर काम करने आया तो मैं अपना कुछ कमाने के लिए था, लेकिन यहाँ पर मुझे अपना जीवन ही ख़त्म करना
पड़ रहा है मजबूरी के हालात से, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सांप ने डस लिया है। मैं अपना काम कर रहा था और जो मेरे साथी हैं उनके भी हाथ में नहीं है, वो भी मुझे नहीं बचा सकते क्योंकि यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। मैं चलने की हालत में नहीं हूँ, वो लोग मुझे कैसे यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि वो पहाड़ पर था वो बंगला। इन शब्दों को लिखता है। उसके बाद अपनी पत्नी को लिखता है कि सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता, लेकिन आज मैं मौत के बहुत करीब हूँ। अगर ये मौत मुझे तेरी गोद में आती तो मैं हंसी हंसी से स्वीकार कर लेता, लेकिन मैं तो अंतिम समय में तुम्हें चेहरा भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि जो मेरे साथ हैं वो लोग बातें कर रहे हैं कि यहीं पे कहीं मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे ले जाना बहुत दूर रहेगा, वो मुझे वहाँ पर नहीं पहुँचा पाएंगे। इन शब्दों को वो लिखता है और कहता है कि तुम माँ बनने वाली हो तो भगवान करे तुम्हें एक बेटा हो, उसको पालना, बड़ा करना और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाना। बेटा हो जाएगा तो मेरे मम्मी पापा की वो सेवा करेगा और मेरे माता पिता खुश रहेंगे, और तुम भी अपने जीवन में खुशी रहना, आगे बढ़ जाना, शादी कर लेना और अपने जीवन को अच्छे से जीना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं जीने की कामना नहीं कर सकता, लेकिन क्या करूँ, हालात के साथ मजबूर हूँ। मेरे साथ ये जो सांप है ये हमारे शायद पिछले जन्मों कर्मों का दुश्मन था, जिसने हमें अलग होने पर मजबूर कर दिया है। और इन शब्दों के साथ वो लिख ही रहा था, तभी डॉक्टर साहिबा की गाड़ी उन लोगों को नज़र आ जाती है। और तब क्योंकि वो लोग गेट पर रहता था, एक वॉचमैन भी वहाँ पे था, और जब गेट खुला मिलता है तो डॉक्टर साहिबा भी जल्दी जल्दी गाड़ी को अंदर लेकर आती है। और तभी उनमें से एक आवाज़ लगाकर जो माली होता है वो कहता है कि मैडम, इसको सांप ने डस लिया है, कोबरा ने डस लिया है। तभी वो कहती है कि इसे जल्दी से मेरी गाड़ी में लेकर आओ। उसे गाड़ी में लेटा दिया जाता है और वो डॉक्टर साहिबा उसको एक टीका लगाती है और अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लेती है उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। गाड़ी थोड़ी दूरी पर चलती है, वो देखती है कि अभी सांस बाकी है और मूवमेंट कर रहा है, तो फिर से एक और टीका वो उसे देती है और जल्दी जल्दी गाड़ी चलाकर उसे आगे हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है। रास्ते में 4 टीके उसे वो लगाती है और हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। वहाँ पर भर्ती कराने के बाद उसे 2-3 दिन आईसीयू में रखा गया। उस दौरान वो जो चिट्ठी उसने अपने परिवार के लिए लिखी थी विष्णु ने, वो डॉक्टर साहिबा यानी भावना पढ़ लेती है, और जब वो उसे पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपने जानने वालों से करीबन 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा करती है, कुछ अपने पास से, कुछ जानने वालों से, और उसे जब वो ठीक हो जाता है, वो बच जाता है, तो उसे वो 2-2.5 लाख रुपए देकर 2 लोगों के साथ उसके घर भेजती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है और तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है, इन पैसों से तुम अपना काम कर लेना। मैंने लेटर में पढ़ा कि तुम यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन मजबूरी की वजह से तुम यहाँ पर आए हो। और उस लेटर को, और वो जो विष्णु है वो बहुत धन्यवाद उस मैडम को देता है और वहाँ से 2 लोग उसे छोड़ने के लिए वापस जाते हैं। जैसे ही वो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर में पहुँचता है, वहाँ पर जब उसके परिवार वाले उसको देखते हैं तो वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। तभी उसकी माँ आकर उससे लिपट जाती है कि बेटे तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। जब वो बताता है तो उसकी पत्नी भी आंखों में आंसू लिए आती है और अपने पति के गले लग जाती है और कहने लगती है, भगवान ने मेरी सुन ली, आप सही सलामत घर आ गए। जब आप गए थे तो मेरा बहुत ज़्यादा जी घबरा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हादसा हो सकता है। मैं भगवान से बस दिन रात प्रे करती थी कि किसी तरीके से मेरे पति घर पर आ जाएं, वापस आ जाएं, ठीक ठाक आ जाएं। और वो आ जाता है। उन 1.5-2 लाख रुपयों से वो वहाँ पर अपना काम करता है और अपना जीवन बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी के साथ जीता है और उनको एक बेटा भी होता है। आज उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, 48-50 साल के करीब है। उन्हीं की जुबानी ये कहानी हमने जानी और आप लोगों के सामने लेकर आई। तो इस कहानी को लाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अगर दिल से, शिद्दत से कोई किसी को चाहता है, तो जैसे पहले सावित्री ने यमराज से अपने पति के, सत्यवान के प्राण बचाए थे, वैसे ही यहाँ पर इस जो इसकी पत्नी है सुमन, इसकी सच्ची भावना से और विष्णु के सच्चे प्रेम की वजह से इसकी जान बच जाती है। मौके पर
भगवान बनकर डॉक्टर साधना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसकी जान को बचा लेती है। और उसने भी बहुत अच्छा किया। डॉक्टर साधना को भी हम सल्यूट करते हैं, जिसने उसकी मजबूरी को समझा और उसके जीवन को निर्वाह करने के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए और उसको उसके घर पर सुरक्षित पहुंचाया। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर हमारा चैनल ज़रा भी अच्छा लगता है, हम ऐसी जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि सत्यता पर आधारित होते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।